सो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का राज इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो देख रहे थे। आज हमारा टर्न है कि हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। बिना देरी किए आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं इस चैप्टर इस टॉपिक से कि इसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, द्विक विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया को विधिवत तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारी अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, तो देखिए ये नाम स्वयं में इसकी परिभाषा को बता रहा है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन होना। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं। मतलब कितनी भी चीजों को आप इसमें मिक्स कर दीजिए, वो मिलके एक अकेला पदार्थ हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ बी है, ये दोनों आपस मिलकर एक अकेला पदार्थ बना दिए ए बी। तो अगर ये अकेला पदार्थ बना दे रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखिए अब ये अभिक्रिया तत्व के बीच भी हो सकती है, तत्व यौगिक के बीच भी हो सकती है और यौगिक यौगिक के बीच भी हो सकती है। तत्व यानी एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के बीच में कैसे होगी आइए दिखाते हैं आपको। आपको पता है कार्बन एक तत्व होता है, ऑक्सीजन एक तत्व होता है। इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां आप देख रहे हैं दो तत्व थे और ये दोनों मिलकर एक अकेला पदार्थ बनाए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और देखिए जैसे हमारे पास एक तत्व सल्फर है, हमारे पास एक तत्व ऑक्सीजन है। अब ये दोनों मिलकर भी एक अकेला पदार्थ बनाते हैं SO2। अब ये अकेला पदार्थ देखिए दो लोग मिले हैं, मिलकर एक अकेला पदार्थ बना है, तो फिर से इसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और देखिए जैसे हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, हमारे पास एक तत्व है सल्फर, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है? H2S बनाता है। यहां भी आप देख रहे हैं दो तत्व मिले और एक अकेला पदार्थ बना लिए। और भी देखिए जैसे हमारे पास एक तत्व हाइड्रोजन होता है, हमारे पास एक तत्व ऑक्सीजन होता है, ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर किसका निर्माण? एक इकलौते पदार्थ जल का निर्माण कर देते हैं। आप इन अभिक्रियाओं में देख रहे हैं कि इसमें दो पदार्थ आपस में मिले हैं और एक अकेला पदार्थ बना दिए हैं। ये समझिएगा दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिले और मिलकर एक अकेला पदार्थ बना दिए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए अब केवल तत्व के बीच नहीं, ये अभिक्रिया तत्व यौगिक के बीच भी संभव है। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और भी देखिए अब यहां पे देखिए, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अपने आप में एक यौगिक है और ऑक्सीजन क्या है? अपने आप में एक तत्व है। तो यौगिक और तत्व जब आपस में रिएक्शन किए तब भी एक एकल पदार्थ, इकलौता पदार्थ बना है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। और भी एग्जांपल देखिए जैसे SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये जब ऑक्सीजन से मिलती है तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में क्या है? एक यौगिक है। ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? एक तत्व है। जब ये दोनों लोग आपस मिलते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहां भी एक अकेला, एक इकलौता पदार्थ बन रहा है। तो समझ पा रहे हैं कि यहां दो लोग मिले, आपस में मिलकर एक सिंगल चीज बना दिए हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे आइए अब यौगिक और यौगिक के बीच में देखते हैं कि कैसे संयोजन अभिक्रिया होती है। तो अब की बार हम लोग किस पे फोकस करेंगे? यौगिक यौगिक के बीच में कैसे अभिक्रिया हो रही है। जैसे आपको पता है एक पदार्थ होता है H2O और एक पदार्थ होता है CO2। ध्यान से एकदम देखेंगे, जल भी अपने आप में एक यौगिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में एक यौगिक होता है। जब ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक इकलौता पदार्थ H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां एक यौगिक से मिलकर एक अकेला पदार्थ बना लिया। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे और देखिए, जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और हमारे पास जल है। आप देख पा रहे हैं ये भी अपने आप में एक यौगिक है, ये भी अपने आप में एक यौगिक है। जब ये दोनों लोग आपस में कंबाइन हुए तो होकर एक अकेला पदार्थ बना रहे हैं। अब यहां वो अकेला पदार्थ क्या बनेगा? तो यहां वो अकेला पदार्थ बनता है H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड यहां पर बन रहा है। बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये अभिक्रिया तत्व के बीच में,
तत्व यौगिक के बीच में, यौगिक यौगिक भी आपस में मिलकर एक अकेला पदार्थ बनाते हैं और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आइए अब देखिए, इसमें ऐसे नहीं कि दो ही लोग, कोई मान लीजिए तीन चीजें हों, ए हो, बी हो, सी हो, ये तीनों भी अगर मिलती हैं और अगर मिलकर ये बना ले रहे हैं ए बी सी, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हम लोग अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब ये अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको संयोजन का उल्टा मान लीजिए। ठीक, इसको संयोजन का उल्टा मान लीजिए। क्या कहता है कि वह अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक मतलब रिएक्टेंट हमेशा एक होगा, गर्म करने या धारा प्रवाहित करने या प्रकाश की उपस्थिति में अपने घटकों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक कितना होगा, एक होगा, सिंगल होगा। मतलब यहां एक बड़ी बात यही है कि अभिकारक तो एक अकेला अभिकारक ही होगा। हाँ, अब यह अभिकारक हो सकता हो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हो, ए बी सी घटकों से मिलकर बना हो। तो कह रहा है कि ये जो अभिकारक है ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। किसमें, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। बात समझिएगा ध्यान से, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो एक इकलौता अभिकारक है ये अपने आप में तत्व नहीं हो सकता है, ये अपने आप में एक यौगिक होगा। जैसे अभी संयोजन अभिक्रिया में हम बताए कि ये अभिक्रिया तत्व तत्व के बीच भी हो सकती है, तत्व यौगिक के बीच भी हो सकती है, यौगिक यौगिक के बीच भी हो सकती है। पर यहां याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया में ये जो इकलौता पदार्थ है जो टूट रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये अपने आप में एक यौगिक होगा। भाई तत्व होगा तो वो कैसे टूटेगा, ये आप खुद सोचिए, ये अपने आप में एक यौगिक होगा। तो बात समझिएगा। अब सवाल आता है कि ये यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा कैसे, तो टूटेगा कैसे वो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई पदार्थ ए बी आप मान लीजिए, तो ये कैसे कैसे टूट सकता है, या तो ये गर्म करने पर टूटेगा, गर्म करने का साइन ये होता है, या तो ये सूर्य के प्रकाश में टूटेगा। अब आपको पता है सूर्य के प्रकाश में H ऊर्जा होती है, तो या सूर्य का प्रकाश लिखते हैं एरो के ऊपर या H लिखते हैं, और या इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने घटकों में मतलब जिनसे जिनसे मिलकर ये बना है, किनसे किनसे मिलकर, ए से मिलकर बना है और बी से मिलकर बना है, तो अपने घटकों में ये टूट जाएगा। तो अब समझिएगा, अब इस अपघटन अभिक्रिया के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसा पहला हम लोग देखने चल रहे हैं प्रकाशिक अपघटन, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, प्रकाशिक अपघटन। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई एक यौगिक अपने घटकों में टूट रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश अपघटन या प्रकाशिक अपघटन। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक AgCl है, AgCl इस तरह से है। जब इसको सूर्य के प्रकाश में हम लोग रखते हैं, अब आपको पता है सूर्य के प्रकाश में H ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश में यही ऊर्जा होती है, तो चाहे आप H लिख दिया करिए या सूर्य का प्रकाश ऐसे लिख दिया करिए, सूर्य का प्रकाश, दो में से आप एरो के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये अपने घटकों में टूट जाता है, मतलब जिनसे जिनसे मिलकर ये बना रहा होगा। किनसे किनसे मिलकर, Ag यानी सिल्वर से मिलकर बना था, ये Ag क्या है बोलिए, ये सिल्वर है, और प्लस आपको हमने बताया था जो Cl होता है, सबसे पहली क्लास में बताया था जो क्लोरीन होता है वो द्विपरमाणुक होता है, यानी जब भी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा या रिएक्शन के फलस्वरूप निकलेगा तो हमेशा किस फॉर्म में निकलेगा बोलिए, Cl2 के फॉर्म में निकलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां AgCl एक पदार्थ है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने घटकों पदार्थों में टूट गया है। तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। कोई पूछेगा कौन से अपघटन की अभिक्रिया है, तो प्रकाशिक अपघटन की अभिक्रिया है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपने घटकों में टूट जा रहा है। ऐसे और चलिए, अपघटन का दूसरा टाइप क्या है यहां पर, तो अपघटन का दूसरा टाइप है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत प्रवाहित होने पर अपने घटकों में टूट जाना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारे पास एक पदार्थ है NaCl, नमक होता है, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये भी अपने घटकों में टूट जाता है। अब सोडियम एक परमाणुक तत्व होता है तो ये सीधे सीधे Na में टूटता है, पहली क्लास में ही बताए हैं। और क्लोरीन आपको पता है द्विपरमाणुक होता है, तो जब ये रिएक्शन के फलस्वरूप निकलता है तो ये Cl2 के फॉर्म में निकलता है। आप देख पा रहे हैं यहां पर भी NaCl एक ही पदार्थ है, पर विद्युत प्रवाहित करने के कारण ये अपने घटकों में टूट जा रहा है। और आगे ध्यान दीजिएगा, थर्ड है इसमें उष्मीय अपघटन, मतलब गर्म करने पर यदि कोई एक यौगिक अपने घटकों में टूट रहा है तो वो तो अपघटन अभिक्रिया है,
पर कैसी अपघटन अभिक्रिया है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है। आइए पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं, फिर समझते हैं। हमारे पास एक यौगिक है CaCO3 है। जब CaCO3 को हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस, लगभग समझिएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये अपने घटकों में, यानी जिनसे मिलकर ये बना है, उसमें टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये है, यहां नीचे से हम इसको क्या कर रहे हैं? इस परख नली में हम लोग इसको जरूर समझिएगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट समझिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें हम लोग डाल दिए हैं। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालने पर इसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा? यहाँ पर क्या क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा। एक तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बनता है, और एक तो इसमें यौगिक बनता है CO2 यानी CaCO3 एक पदार्थ था जो अपने घटकों में टूट गया। कैसे टूट गया? उष्मीय अपघटन, यानी गर्म करने पर वो टूट रहा है। जहां हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं वहां कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हैं, यानी CuCO3 भी ले सकते हैं। अब CuCO3 क्या होगा? जब इसको भी हम लोग गर्म करते हैं तो ये भी अपने घटक पदार्थों यानी कि CuO और CO2 में टूट जाता है। आप देख पा रहे हैं यहां CaCO3 कहिए या CuCO3 कहिए, ये अपने आप में एक पदार्थ है जो कि गर्म करने के कारण अपने घटक पदार्थों में टूट जा रहा है। तो यह है तो अपघटन अभिक्रिया, लेकिन उसमें भी यह उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। आइए अब आगे हम इससे संबंधित क्रियाकलाप देख लेते हैं, एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है फेरस सल्फेट को गर्म करना। जब फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वही हम लोग यहां पर देखने चले हैं। आप देख रहे हैं यहां पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमने क्या काम किया? इस परख नली में हमने क्या लिया है? बोलिए, फेरस सल्फेट। ये ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4 कंटेनिंग 7H2O होता है। इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी 7 जल के अणु भी होते हैं। मतलब जो यहाँ पर FeSO4 लिखा है, यहाँ 7H2O भी इस तरह से ऐड कर लीजिए। अब इसमें कैसी होती है? इसमें इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये FeSO4 कंटेनिंग 7H2O है। थोड़ी एक जानकारी ले लीजिए। ये इस तरह से जो केमिकली रासायनिक रूप से ये जो जल इसमें कंबाइंड है, इस वाटर को हम लोग बोलते हैं, इस जल को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन जल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझिएगा, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? आपको पता है कोई चीज गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसका जो जल है वो इसमें से निकल जाता है। तो क्या होता है? इसमें से FeSO4 जो है, FeSO4 ये अलग हो जाता है और वाटर इसका अलग हो जाता है। अब ये FeSO4 अलग हो चुका है, अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अब फर्दर हम लोग FeSO4 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब फिर से हम FeSO4 को गर्म करते हैं तो ये भी अपने घटक पदार्थों में, यानी जिनसे मिलकर ये बना था उसमें टूटेगा। कैसे? सबसे पहले ये टूटता है Fe2O3 में, और फिर किस में टूटेगा? SO2 में, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में टूटता है। ये जो दो गैसें आपको नजर आ रही हैं, एक तो SO2 और एक तो SO3, ये बहुत ही विषैली गैस होती हैं और इसकी स्मेल भी एक अजीब ढंग की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एक एक्टिविटी की जिसमें बंसन बर्नर, यहाँ पे बर्नर था, हमने परख नली में फेरस सल्फेट को डाला। जब डाला तो ये अपने घटकों में किसमें Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में टूट जाता है। तो हमने देखा अपघटन अभिक्रिया को क्रियाकलाप से भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। आइए अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे बढ़ते हैं। जो अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है ये। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह अभिक्रिया तत्व और यौगिक के बीच की अभिक्रिया है। लीजिए, पहली ही कंडीशन कह दिया, एक तत्व होगा और एक क्या होगा? इसमें यौगिक होगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, क्या कह रहा है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। तत्व में कौन? धातु होगा। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी धातु होगा, वो कम अभिक्रियाशील तत्व यानी धातु को किसमें से? यौगिक में से। मतलब समझिएगा, एक एलिमेंट होगा, तत्व होगा अपने आप में, और एक होगा यौगिक। इस तरह से एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा। तत्व ये होगा, ये जो तत्व है ये भी अपने आप में धातु होगा, और इस यौगिक में भी एक धातु अपने आप में होगा। और आपको बताया धातु पर धनावेश होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि यदि ये तत्व ये जो तत्व आपको नजर आ रहा है, यदि ये अधिक अभिक्रियाशील है, अभी हम बताएंगे कैसे जानते हैं कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है।
अगर ये अधिक अभिक्रियाशील है तो ये बी के स्थान को ले लेता है और बी को बाहर निकाल देता है। तो होगा क्या, ये जो ए है ये बी का स्थान लेगा और बना लेगा AC और बी सम्मान पूर्वक बाहर निकल जाता है। लेकिन याद रहे ये पावरफुल होना चाहिए। अरे भाई जैसे आप हैं, ये मान लीजिए ये एक डेस्क है, यहाँ पर एक लड़का बैठा है, आपको इस लड़के का स्थान लेना है तो आपको इस लड़के से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तब तो आप इसके पास जाएंगे, इसको 2 थप्पड़ मारेंगे, बगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब आप तभी इस लड़के का स्थान ले पाएंगे जब आप स्वयं इससे ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो बस वही है क्या, विस्थापन अभिक्रिया है, समझिएगा। और कैसे हम जानते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो भाई क्लास में तो आप बॉडी बिल्डिंग करके दिखा लेते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है, पर रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अलग तरीके से हम लोग पहचानते हैं। केमिस्ट्री में एक सीरीज बना दी गई है, कैसे, ये देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, ऑरम। ये एक सीरीज बना दी गई है। इसमें जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, जितने लोग ऊपर की ओर नजर आ रहे हैं वो अधिक अभिक्रियाशील है, जितने लोग नीचे नजर आ रहे हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। आप लोग इसको क्लास 9 पढ़े होंगे। जैसे अगर आपसे पूछें कि हमें 2 चीजें दी हैं, एक Mg मैग्नीशियम दिया है और एक हमें मान लीजिए कि जिंक दिया है। अगर आपसे पूछें मैग्नीशियम और जिंक में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आप देखिए ऊपर कौन है, तो मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है। यानी ये जो जिंक है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू, ये जो मैग्नीशियम है ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू जिंक। इसी तरह से आपसे अगर पूछें कि एक पदार्थ ले रहे हैं जिंक और एक पदार्थ ले रहे हैं कॉपर, समझिएगा ध्यान से, एक जिंक ले रहे हैं और एक कॉपर ले रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछे कौन अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो इसमें देखिए ऊपर कौन है, तो आपको नजर आ रहा है जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो ये जो जिंक है ये अधिक अभिक्रियाशील होगा और ये कॉपर क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। आइए इसको हम लोग एक रिएक्शन से समझते हैं। फिर से कह दे रहे हैं, एक तत्व एक यौगिक से रिएक्शन करेगा। तत्व वाला धातु अधिक अभिक्रियाशील यानी पावरफुल होना चाहिए और यौगिक वाला धातु कम क्रियाशील यानी कम पावरफुल होना चाहिए। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे ये है कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले सबकी वैलेंसी लिख दिया करिए। कैसे? आपको पता है जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, तो होती है 2 पॉजिटिव होती है, अच्छी बात है। कॉपर की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 निगेटिव। अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे, तो पहले तो ये कंफर्म कीजिए ये रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं है। हमने कहा था जो तत्व वाला धातु ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, किसके कंपेयर में, यौगिक वाले धातु से। तो यौगिक का धातु यहां पर कौन है, कॉपर। अब आप खुद सोचिए जिंक और कॉपर में ज्यादा पावरफुल कौन है। हमने बताया जो ऊपर की ओर होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। और आप देख रहे हैं जिंक और कॉपर में, कॉपर यहां नीचे है और जिंक यहां ऊपर है, यानी जिंक ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब जिंक यहां पर इनका स्थान ले सकता है यहां पर। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जिंक जब कॉपर का स्थान ले लेगा तो ये बना लेगा जिंक ZnSO4 बना लेगा और साथ में से इसमें क्या होगा, ये जो कॉपर है ये यहां से हट जाएगा। तो कॉपर यहां से इस तरह से क्या हो गया, अलग हो गया। समझिएगा ध्यान से, केवल वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना है। देखिए यहां पर SO4 पे 2 था, जिंक पे भी 2 था, तो वैलेंसी क्रॉस ओवर होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, जिंक सल्फेट लिख दिया। बाकी आप क्रॉस ओवर अगर इधर उधर होगा तो क्रॉस ओवर करा के पूरा अंक यहां पर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, कॉपर जब जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। लोग झटके में तुरंत लिख देते हैं कि कॉपर को जिंक का स्थान दे देते हैं और लिख देते हैं CuSO4 + Zn। लेकिन पहले तो आप ये कंफर्म करिए ये रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं है। मतलब हम बार बार बोल रहे हैं ये जो तत्व वाला धातु है ये ज्यादा पावरफुल होना चाहिए इस यौगिक वाले धातु से। मतलब कॉपर जो है अगर जिंक से ज्यादा पावरफुल होगा तब तो कॉपर जिंक का स्थान ले पाएगा। तो देखिए थोड़ा सा, जिंक यहां ऊपर है और कॉपर यहां नीचे है। आप देख पा रहे हैं जिंक ज्यादा पावरफुल है और कॉपर कम पावरफुल है। तो ये भाई इनके अंदर ताकत ही नहीं है, इनके अंदर पूरा एकदम ये समझिए ये आप है और ये ग्रेड खली है। तो कहां से आप ग्रेड खली का स्थान ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। इसका मतलब ये रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। रट लीजिए, एकदम से याद कर लीजिए, तत्व वाला धातु यौगिक के धातु से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और पावरफुल कैसे जानेंगे, सक्रियता श्रेणी याद करके। ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, हाई कोर्ट है आपका AgAu। एक इसमें नीचे भी होगा प्लेटिनम, PT लिख लीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, आप वहां पर नीचे लिख लीजिएगा PT प्लेटिनम। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए एक अदर रिएक्शन हम लोग देखते हैं।
एक अदर रिएक्शन फोकस करते हैं। जैसे अब एक लास्ट रिएक्शन इसमें देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। वो क्या है? आयरन Fe जब AgNO3 से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि आयरन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? बोलिए 2 पॉजिटिव होता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। आयरन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 2 पॉजिटिव। Ag पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव और NO3 पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? नेगेटिव। वैलेंसीज क्रॉस ओवर होती हैं, प्लस वाला माइनस वाले के पास जाता है। तो देखिए अब ये तो सॉरी प्लस वाला तो माइनस तो दूसरे में देखेंगे। यहां पे देखिए पहले तो ये चेक करिए Fe क्या Ag को हटा सकता है क्या? तो देखिए Fe और Ag में ऊपर कौन है, नीचे कौन है? तो आप देख पा रहे हैं Fe कहां है? ये है। और Ag कहां पर है? तो एकदम नीचे है। आप देख पा रहे हैं Fe ऊपर है, यानी Fe में इतनी क्षमता है कि वो Ag का स्थान ले लेगा और Ag को यहां से हटा सकता है। तो देखिए क्या होगा, तो Fe Ag के स्थान पे जाएगा। और आप पता है वैलेंसीज क्रॉस ओवर होती हैं। NO3 को ध्यान से देखिए, अब Ag को ध्यान से देखिए। इसकी वैलेंसी उसके पास, इनकी वैलेंसी इसके पास। तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो Fe को ऐसे एज इट इज लिख देंगे। पर NO3 के पास किसकी वैलेंसी आ जाएगी? NO3 के पास आ जाएगी आयरन यानी लोहे की वैलेंसी। तो ये क्या बना लेगा? FeNO3 का होल ट्वाइस यहां बना लेगा। क्या बना लेगा? होल ट्वाइस। और साथ में Ag सिल्वर, ये ऐसे ही रिएक्शन में ये बाहर निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, तत्व वाला धातु ज्यादा पावरफुल होना चाहिए एज कंपेयर टू यौगिक के धातु से। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आइए एक एक्टिविटी देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ये आप एक्टिविटी हम आपको सेकंड वीडियो में भी समझा दिए थे। इसमें क्या था, इस तरह से एक हम कैनोनिकल फ्लास्क लिए थे, कैनोनिकल या कॉनिकल फ्लास्क, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क लिए थे। इसमें क्या था, इसमें हमने सबसे पहले जिंक के दानों को इस तरह से डाल दिया था। ध्यान समझिएगा, इसमें हमने जिंक के दानों को डाल दिया था और इसमें ऊपर से ड्रॉप वाइज तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाल दिया था। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एक तत्व क्या था, जिंक, और इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 इस तरह से मिला दिया था। अब रिएक्शन कैसी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। हमने बताया ना, सबसे पहले आप वैलेंसी लिख दीजिए और तत्व वाला धातु अगर यौगिक के धातु से ज्यादा पावरफुल है तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। समझिएगा, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, पर पॉजिटिव चार्ज है तो देखिएगा ध्यान से। तो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर होगा, पॉजिटिव इसके ऊपर होगा, SO4 पे क्या होगा, 2 निगेटिव। आप देखिए जिंक ज्यादा पावरफुल है या हाइड्रोजन? तो पिछले स्लाइड में हमने बनाया है, देखिएगा जिंक यहां ऊपर है और हाइड्रोजन यहां नीचे है, मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब जो जिंक है वो हाइड्रोजन का स्थान ले सकता है। तो चलिए, तो जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। तो अब जिंक और किस पर हम लोग फोकस करेंगे, केवल और केवल SO4 पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप केवल जिंक पर फोकस करेंगे और SO4 पर। यहां क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी पहली बात। H जब भी बाहर निकलता है तो H2 के फॉर्म में निकलता है, पहले इसको तो निकाल दीजिए। अब जिंक और SO4 इनकी वैलेंसी एक्सचेंज होगी। जिंक पे है 2 पॉजिटिव, SO4 पर 2 निगेटिव, ये होगा क्रिस क्रॉस, तो बनाएगा जिंक SO4। देखिए जिंक के पाव में भी 2 आ जाएगा, SO4 के पाव में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4। तो इस तरह से यहां पर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना। आपको हमने बताया था कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये रिएक्शन हो गई है। तो इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में जब इस फ्लास्क को हम टच किए थे तो ये अपने आप में कैसा था, ठंडा था, पर कुछ समय पश्चात हम जब इसको टच किए तो ये गर्म महसूस हो रहा था, यानी केमिकल रिएक्शन प्लेस्ड हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत कुछ हमने देखा था, माचिस की तीली को हम यहां पर ले गए थे तो हल्के नीले कलर में लौ जला हुआ था और पॉपिंग साउंड यानी पट पट की आवाज आई थी। तो ये सारी एक्टिविटीज के बल पे हम देख रहे हैं कि कैसे इसको पहचानने की रिएक्शन हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकल गई और एक यौगिक हमें जिंक सल्फेट यहां पर प्राप्त हो गया। हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन है द्विक विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं कि ये द्विक विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, द्विक विस्थापन अभिक्रिया मतलब 2 बार विस्थापन होगा। समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यह 2 यौगिकों के बीच एक अभिक्रिया है। तो आप यहां पहले से समझ गए, अब की बार रिएक्शन में 2 यौगिक पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स से एक यौगिक क्या है, A, B है और एक यौगिक क्या है, CD है। अब ये दोनों यौगिक आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, जिसमें वे परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। समझिएगा, सारे यौगिक आयनिक हैं, तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे मान लीजिए निगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, D पर निगेटिव है। होगा क्या, इसमें जो धनात्मक वाला है वो अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेगा, बदल लेगा।
यूं समझिए कि ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव वाले का साथ ले लेगा और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव वाले का साथ लेगा। जब ये दोनों लोग साथ हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, एक तो ये बन जाएगा AC और एक तो ये बन जाएगा BD बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया हो रही है। तो कह रहे हैं कि यह दो यौगिकों के बीच एक अभिक्रिया है जिसमें वो परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यह अभिक्रिया या तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगी और या तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब जिसमें अवक्षेप बने। समझिएगा, मतलब यहां पर जो दो यौगिक बन रहे हैं AC और BD, अगर इन दोनों में से कोई एक पदार्थ अवक्षेप हुआ तो ऐसी द्विक विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। और अगर दोनों पदार्थों में से कोई एक पदार्थ कोई उदासीन पदार्थ बना, न्यूट्रल सब्सटेंस बना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। चलिए आइए इसको हम लोग विधिवत तरीके से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझिएगा, वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी अवक्षेप का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल है और ये एक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि बेरियम आयोडाइड लेड क्लोराइड से मिल रहा है। देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो आपको पता है Ba पे 2 पॉजिटिव होता है, आयोडीन पे निगेटिव, Pb पे 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे निगेटिव। तो प्लस वाला समझिएगा ध्यान से, तो प्लस वाला किसका स्थान लेगा, प्लस वाला माइनस वाले का स्थान लेगा, निगेटिव वाले का। और ये प्लस वाला किसका स्थान लेगा, इस निगेटिव का स्थान लेगा। तो समझिएगा Ba किससे कंबाइन होने जा रहा है, क्लोरीन से। तो ये वैलेंसीज यहां पर एक्सचेंज हो जाएंगी परमाणविक अवस्था में। समझिएगा, Ba ऐसे लिख लीजिए, Ba ऐसे लिख लीजिए, Cl ऐसे लिख लीजिए, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दीजिए। Cl पे 1 है, मतलब Ba के पैर में कितना आएगा, 1 लिखते नहीं है। और Ba पे कितना है बताइए, 2 है, तो Cl के पाँव में कितना आ जाएगा, बोलिए 2 आ जाएगा। और ये बन गया बेरियम क्लोराइड। अभी और देखिए क्या बनेगा, प्लस, और देखिए क्या बनेगा। अब लेड और आयोडीन ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए Pb और यहां पर लिख लीजिए I। अब देखिए I के ऊपर आप देख रहे हैं 1 है और Pb के ऊपर कितना है, 2 है। तो Pb का I के पैर में चला जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है, और I का Pb के पैर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा, सॉरी Pb का I के पैर में चला जाएगा, तो Pb पर 2 है तो I के पैर में 2 हो जाएगा। और I के पास 1 थी तो Pb के पाँव में 1 चला जाएगा, पर 1 तो हम लिखते नहीं है। तो ये बन गया बेरियम क्लोराइड और ये बन गया लेड आयोडाइड। आपको पता है ये लेड आयोडाइड ही पीले कलर का अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है। ये आप जो अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, ये पीले रंग का अवक्षेप और कुछ नहीं, ये क्या है, लेड आयोडाइड है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये तो है द्विक विस्थापन अभिक्रिया, पर इसमें से एक पदार्थ अवक्षेप पदार्थ बन गया है, इसलिए किस में आ गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया में आ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जरा इधर गौर कीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर क्रिया करके उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो लोग मिले, अगर कोई एक पदार्थ उदासीन पदार्थ बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए H पे क्या होता है, पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव, OH पे निगेटिव होता है। आपको जानकारी है कि प्लस वाला हमेशा किससे कंबाइन होगा, निगेटिव से, और प्लस वाला यहां भी किससे कंबाइन होगा, निगेटिव से। आपको पता है H और OH जब आपस मिलेंगे तो बोलिए क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, प्लस Na और Cl जब आपस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बोलो NaCl बनाएंगे। आपको पता है ये जो जल है ये एक उदासीन पदार्थ होता है, तो जब कोई एक उदासीन पदार्थ बन जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सभी पार्ट्स, सभी टाइप्स अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। एक रिडॉक्स पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको रिडॉक्स कंटेंट में कोई भी डाउट न रह जाए। देखते रहिए वीडियो, तब तक बाय बाय।